अब शो हो रहा है? शुक्र है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट फिजिकल फीचर्स, और मैं आप लोगों के साथ ये बात की थी कि फिजिकल फीचर्स हमने जब भी किसी स्टेट के बारे में पढ़ना होता है, किसी कंट्री के बारे में पढ़ना होता है, तो सबसे पहले जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है वो उसके फिजिकल फीचर्स होते हैं या उसकी ज्योग्राफी होती है, जिसका हमें आइडिया होना बहुत जरूरी है कि वो कंट्री आखिर है कहाँ पर। ठीक है, उसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसी है, उसकी जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसी है। ठीक है। सो इन चीजों को देखकर आप किसी भी स्टेट का अंदाजा लगा सकते हैं कि वेदर दैट स्टेट इज पावरफुल इवन और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट रशिया, यू पीपल मस्ट हैव एन आइडिया कि रशियन कॉन्टिनेंट, सॉरी, रशिया रशिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर है, और आपको रशिया की लोकेशन का अगर आइडिया हो तो यू मस्ट हैव दिस आइडिया कि बेशक रशिया जो है वो सबसे बड़ा है, बट रशिया जो है वो किस तरह से डिसेबल्ड है, कि रशिया की जो फिजिकल फीचर्स हैं वो ये चीज हमें क्लियर करते हैं कि रशिया के अंदर इतनी सर्दी है कि कोई भी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज वहां पर नहीं हो सकती हैं। सो दिस इज समथिंग that you should keep in your mind, that how much physical features are important. And since this subject is related to United States of America, so you must be aware कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स बेसिकली क्या हैं। सो अब हम लोग टर्न बाय टर्न इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू यूएसए आर, नंबर वन, इट इज मल्टी कल्चरल। ठीक है, देयर विल नेवर बी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, there will never be any question related to your फिजिकल फीचर्स। ठीक है, फिजिकल फीचर्स आपके ये जो हैं यूएसए के, इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट आई वॉन्ट यू पीपल टू लर्न टूडे कि यूएस के बारे में कल हम लोगों ने इसके सब्जेक्ट को डिकोड किया था, इसके सिलेबस को डिकोड किया था, एंड टुडे we are going to decode this continent, basically we are going to talk about the country basically, कि उसका स्टेटस क्या है, वहां पर कौन लोग आबाद थे, कौन लोग आबाद हैं, उसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द मेन लेक्चर दैट विल बी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन। ठीक है, ऑल्दो आई कंसीडर दिस एज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वन। प्लीज अपने माइक्स जो हैं उनको बंद कर दीजिए, मैं इस टाइम पर बिल्कुल छेड़ूंगी तो ये फिर दोबारा से स्क्रीन जो है वो खत्म हो जाएगी। आप लोग खुद ही अपने माइक्स जो हैं वो ऑफ कर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सो मल्टी कल्चरल, जिस टाइम पर वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि यूएसए को मल्टी कल्चरल सोसाइटी क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो ऑल्सो देयर इज काइंड ऑफ मल्टी कल्चरल काइंड ऑफ थिंग दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। कल्चरल हमारे डिफरेंट चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लाइक बलोची कल्चर और है, पश्तून कल्चर और है, पंजाबी कल्चर और है, सिंधी कल्चर और है। बट द थिंग इज कि अमेरिका के अंदर तो पश्तून नहीं है ना, अमेरिका के अंदर तो बलोची नहीं है। सो हम लोग तो चार कौमें मिलकर एक मुल्क बने हैं। ठीक है, एक बड़ी कौम बने हैं। सो यहाँ पर क्या है कि ये मल्टीकल्चरल आखिर क्यों है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सो ये मल्टीकल्चरल इसलिए है कि अमेरिका के अंदर सिर्फ अ, एक रिलीजन के लोग एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, फिर से बंद हो गया। एनीवे anyway, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। अच्छा, मैं ना एक काम करती हूँ, लेट मी शेयर दी स्लाइड्स विद यू इन अ ग्रुप। आप सब लोग उनको ओपन करो, कल तक इस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर दूंगी इंशाल्लाह, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग ये स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी हैं, इनको आप लोग जो है वो
ओपन कर लें ताकि मैं आप लोगों को एक एक चीज जो है वो साथ साथ बता सकूं। मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, आप लोग काइंडली इनको चेक कर लीजिएगा प्लीज। अभी अपने ईमेल एड्रेसेस बंद कर दें। आई एम वेरी श्योर कि आप कौन लोग हैं जो लेक्चर की बजाय अपना ईमेल शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। काइंडली, दिस इज बेसिकली एन इंसल्ट टू द टीचर जो आपको पढ़ा रहा होता है और आप लोग इन एक्टिविटीज में बिजी होते हैं। आप ये ओपन कर लें स्लाइड्स ताकि मैं आप लोगों को आगे बताऊं, और प्लीज डिस्ट्रैक्ट ना होएं ना करें। अच्छा जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट मेन फैक्ट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या बात की है कि इट इज अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। रिलीजन के ऊपर बात कर रही थी मैं, और रिलीजन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, इस्लाम हमारा मजहब है, ठीक है। इस्लाम पाकिस्तान के अंदर एक डोमिनेंट रिलीजन क्या है, इस्लाम। ईरान के अंदर एक डोमिनेंट रिलीजन क्या है, इस्लाम। सऊदी अरब के अंदर एक डोमिनेंट रिलीजन क्या है, इस्लाम। यूरोपियन कंट्रीज की तरफ आप चले जाएं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ चले जाएं, डोमिनेंट रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी। सो इफ वी टॉक अबाउट अमेरिका, देन यहाँ पर कोई भी रिलीजन नहीं है। एक रिलीजन जिसको आप स्टेट का रिलीजन कहेंगे, ठीक है, जिसको आप स्टेट का रिलीजन कहेंगे ना, स्टेट का ये रिलीजन है। हालांकि पाकिस्तान अफेयर्स में मैं जो टॉपिक्स पढ़ते हैं हम, उसके अंदर ये बात होती है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, बट स्टिल वी आर हियर टू टॉक अबाउट रिलीजन एंड मल्टीकल्चरल काइंड ऑफ थिंग। तो हम यूएसए के फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो उन फीचर्स के अंदर हमें ये चीज नजर आई है कि स्टेट का कोई डोमिनेंट रिलीजन नहीं होता, ठीक है। सो अमेरिका की अगर बात करेंगे तो क्या है कि अमेरिका के अंदर भी आपको यही चीज समझ में आएगी कि अमेरिका के अंदर कोई भी डोमिनेंट रिलीजन जो है वो नहीं है। तो अमेरिका के अंदर चूंकि डोमिनेंट रिलीजन नहीं है, तो अब क्या है कि अमेरिका के अंदर सिख भी हैं, अमेरिका के अंदर मुसलमान भी हैं, अमेरिका के अंदर क्रिश्चियंस भी रहते हैं, ज्यूज भी रहते हैं। आपको पता है, अगर पैलेस्टाइन का आप लोग बड़े गौर से और कीनली ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, इंटरेस्ट ले रहे हो इस टॉपिक में, तो आपको पता होगा कि अमेरिका के अंदर कितने ज्यूज हैं, ठीक है। सो इट इज मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक सोसाइटी, it is multilingual region. Why it is multilingual region? Because people from different backgrounds are residing here. हमने पाकिस्तान किसकी बेस पर लिया था, हमने पाकिस्तान इस बेस पर लिया था ना कि हम एक अलग कौम है, हमारा अपना एक मजहब है, हमारे अपने एक कुछ जो है रिलीजियस जो है ऑब्लिगेशंस हैं जिनको हमें प्रोफेस करना है, और वो प्रोफेस करने के लिए हमें एक रिलीजन की जरूरत है, सॉरी एक कंट्री की जरूरत है, ठीक है। अमेरिका का ऐसा केस नहीं था। उन्होंने इंडिपेंडेंस इन चीजों की बेस पर नहीं ली है। उन्होंने इंडिपेंडेंस सिर्फ इस बेस पर ली थी कि हमारी सॉवरेनिटी हिट होती है, हम अपने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी फॉरेन इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये बेस थी उनकी, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, ये एक मल्टी एथनिक रीजन है, ये एक मल्टी लिंगुअल रीजन है। हमारी कौमी जबान क्या है, उर्दू। अमेरिका के अंदर आपको कोई कौमी जबान नहीं नजर आएगी, ठीक है। ऑल्दो वहां पर इंग्लिश बोली जाती है, बट कोई भी आपको ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जिसके अंदर आप एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर देख सकेंगे, बिकॉज वहां पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक ही टाइम में एग्जिस्ट कर रही हैं। अभी हम लोग इसको डिकोड फर्दर करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। देन नो लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, आपको मैंने ये स्लाइड्स में लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, नो लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड, इट इज मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, ठीक है। एक पॉट है, आप सूप बना रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट चीजें डाल देंगे और एक मेन इंग्रेडिएंट कोई होगा ही नहीं, तो क्या है, डिफरेंट चीजों का एक अमेलगमेशन है। सो सिमिलर इज द केस विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ इट इज जियोग्राफिकली द बेस्ट रीजन। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। इट इज जियोग्राफिकली द बेस्ट रीजन। देयर इज सी ऑन बोथ sides that saves the United States of America from foreign attacks. आपने अगर पर्ल हार्बर का इंसिडेंट पढ़ा हो, जिस टाइम पर जापान ने अटैक किया था अमेरिका के ऊपर, आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी वाला जो अटैक है, हिरोशिमा नागासाकी वाला जो इंसिडेंट है, वो क्या है बेसिकली, उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि जापान ने अटैक नहीं किया था, अमेरिका ने पहले अटैक किया था, ऐसा नहीं था। असल में क्या था कि जापान ने प्लान किया हुआ था अटैक करने का अमेरिका के ऊपर, ठीक है। सिर्फ सुप्रीमेसी, एक सेकेंड,
सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी जो है वो मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जापान जापान चाहता था। सो पर्ल हार्बर हुआ, और उसमें जापान पकड़ा कैसे गया? अगर अमेरिका के दोनों साइड्स पर सी ना होता, ये आपको स्लाइड के अंदर एक पिक्चर मैंने शेयर की है, और जो पिक्चर शेयर की है, बेसिकली दीज पिक्चर्स हैव अ पर्पस, इनका एक पर्पस है। और वो पर्पस अगर आप देखो तो आपको बीच में अमेरिका नजर आ रहा है, आपको इस साइड पर भी वाटर नजर आ रहा है, और इस साइड पर भी वाटर नजर आ रहा है। तो हुआ क्या कि जापान ने जब अटैक किया अमेरिका के ऊपर, या करना चाहा, या प्लान अभी जस्ट हो रहा था, तो हुआ क्या कि यूएस फोर्सेस जो थी या इंटेलिजेंस जो थी, उन्होंने सी से आते हुए बाशिंदे और वो जो पायरेट्स थे और वो सारे जिन्होंने तैयार किए हुए थे अटैक के लिए, वो देख लिए थे। अगर यहाँ पर सी ना होता तो क्या होता? अगर यहाँ पर सी ना होता तो बड़े आराम से इन्वेड कर जाती जापानीज फोर्सेस यहाँ पर अमेरिका के अंदर। Got it? So sea on both sides save from foreign attacks. Basically इसका मकसद ये है बात का। And then it also helps. It also helps from security and economic growth perspective. Security मैंने आपको बता दिया कि कोई भी स्टेट जब अटैक करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की प्रेजेंट डे की बात ले लें, उस टाइम के जापान को आप छोड़ दो, ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार की बात को आप छोड़ दो, अगर आप करंट सिचुएशन के ऊपर आ जाओ, तो आज अगर चाइना अटैक करना चाहे अमेरिका पर तो कर सकता है। आज तक कोई कंट्री अटैक क्यों नहीं कर सकी अमेरिका पे? आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका इज अ सुपर पावर और अमेरिका की सुप्रीमेसी है, दिस इज द रीजन कि कोई स्टेट अटैक नहीं कर सकी? नो, नॉट एट ऑल। द रीजन इज एक्चुअली द लोकेशन, ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकेशन और जियोग्राफी ऑफ द कॉन्टिनेंट, कि यहाँ पर अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। प्रेजेंट डे चाइना, कितना कुछ हुआ, चाइना चाहे तो अटैक कर सकता था, बट चाइना अटैक नहीं कर सकता। आप इसकी एलिवेशन देख लो ना, ये जो पिक्चर मैंने शेयर की है, यहीं से अंदाजा लगा लो, क्या कोई एंटिटी यहाँ से एंटर हो सकती है और पता भी ना चले? कभी भी नहीं। हालांकि जापान ने बहुत कनिंगली प्ले किया था। आप लोग ना इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, एक डॉक्यूमेंट्री उर्दू में है, फैसल बड़ाइच का चैनल है, देखो सुनो जानो, इस नाम से एक चैनल है, देखो सुनो जानो, ठीक है। आप अपनी अमेरिकन हिस्ट्री की तैयारी के अंदर काइंडली इस पेज को भी फॉलो कीजिएगा, इस चैनल को फॉलो कीजिएगा। यूएस हिस्ट्री की काफी चीजें इसने बताई नहीं है, इसने ना सीरीज बनाई हुई है इसके ऊपर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा, उर्दू में बताता है वो चीजें ना। तो ये इंसिडेंट उसने सारा जापान वाला, पर्ल हार्बर और हिरोशिमा नागासाकी वाला इतने खूबसूरत अंदाज में बताया हुआ है कि जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी के लिए भी इस चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, यूएस हिस्ट्री के लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। एंड सेकेंडली हमारा पाकिस्तानी चैनल है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर स्टेटमेंट जो है वो मोर और लेस इस तरह की होगी जो एग्जामिनर के लिए जो है कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगी, ठीक है जी। अच्छा, वापस आते हैं बात के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव, व्हाट डज दिस मीन? इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव, देखें, जब आपके पास सी है तो आपके पास फिशरी है। एंड इफ यू पीपल हैव नो आइडिया, देन लेट मी जस्ट टेल यू कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो हुए हैं, उनमें एक प्रोग्रेस जो की गई है वो थ्रू वाटर्स है, थ्रू वाटर चैनल्स। नेचुरल गैस, मिनरल्स, शेल गैस, फिश, ठीक है, देन आपके जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, फिर हाइड्रोकार्बन्स, you can get all these things from waters. So this is how this Atlantic and Pacific Ocean is basically helping you out. मेरा डिस्ट्रैक्शन इतना होता है, आप लोगों के जो मैसेजेस आते हैं ग्रुप में, अभी फिर यासीन साहब हैं कोई, मेरे लेक्चर के बावजूद ही स्टिल शेयरिंग कि मैं यूएस हिस्ट्री में एनरोल्ड हूँ। एनीवे, सो क्या बात कर रहे थे हम लोग? इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। एक्चुअली नोटिफिकेशंस ऑन है तो यहाँ पर पॉप हो जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव की हम लोग बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया है कि किस तरह से इकोनॉमी के अंदर जो सी है या वाटर्स हैं वो हेल्प आउट करते हैं आपको।
यहाँ पर पैसिफिक है, यहाँ पर अटलांटिक है। तो आपको ये दोनों अगर अमेरिका के पास ना होते और डायरेक्ट एक ऐसे ही अमेरिका होता, तो अमेरिका की स्टोरी और गेम कुछ डिफरेंट होती। नाउ, saved from the attacks because sea on both sides, again वही बात, foreign attacks और sea वाली बात वो again सेम हो गई। ठीक है जी। तो आप लोग इसको जो है वो कंसीडर करें कि ये किस तरीके से सिग्निफिकेंट है इसकी लोकेशन। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट physical features of the United States of America, and I have told you। यासीन साहब प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ अमेरिका, और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि ये एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, ये एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है। क्यों है, लैंग्वेज इसकी ये क्यों नहीं है, उसके सारे रीजंस के साथ आपको मैंने प्रूव किया है। ठीक है। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट इसकी ज्योग्राफी क्या है, कि सी है दोनों साइड्स पर, और आपको पिक्चर के थ्रू मैंने बताया है कि किस तरह से वो इसको सेव करता है। ना सिर्फ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है वो पानी, वो आपके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। सो जियोग्राफिकली इसको बेस्ट नेशन कहा जाता है, इसको नेशन ऑफ द नेशंस भी कहा जाता है। ठीक है। इसको न्यू लैंड भी कहा जाता है, इसको न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, multiple names that have been devised to this continent basically, or country you can say। mainly तो नॉर्थ अमेरिका ही है, साउथ अमेरिका इज ऑल्सो देयर, बट अगेन नेक्स्ट स्लाइड आप लोग ओपन करें प्लीज। एलिवेशन ऑफ द यूएस। अब हम लोग इसके एलिवेशन पर आ गए हैं कि इसका एलिवेशन बेसिकली क्या है। सो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। जिस अमेरिका की आप बात हम लोग करेंगे थ्रू आउट आवर सेशन, थ्रू आउट आवर लेक्चर्स, एक डेढ़ महीना हम जिस टॉपिक के ऊपर रहेंगे, जिस कंट्री पर रहेंगे या जिसके बारे में बात करेंगे ना, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में है। लेट मी क्लियर यू पीपल, अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट। ठीक है। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, जिस तरह एशिया एक कॉन्टिनेंट है, जिस तरह अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है। इसी तरह से अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है, और अमेरिका के दो पार्ट्स हैं, जिसमें एक पार्ट को हम बोलते हैं साउथ अमेरिका और एक पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। जिस पार्ट की हम बात करेंगे दैट इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। जो साउथ अमेरिका है उसमें मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर दे दूं, तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट कंट्रीज आते हैं, जिसमें आपका आता है पीरू, चिली, बोलिविया, क्यूबा। ठीक है। फिर इसके अलावा आपके साउथ वाले रीजन में जो है, हाँ ये वाले कंट्रीज आ जाते हैं, अर्जेंटीना, ठीक है, ब्राजील। दीज आर द कंट्रीज बेसिकली, जो आपके मेक्सिको, मुझे ऐसा ऐसा नाम याद आ रहे हैं, दीज आर द कंट्रीज बेसिकली दैट आर पार्ट ऑफ योर साउथ अमेरिका। और हम अमेरिका, जिस अमेरिका की बात करेंगे थ्रू आउट आवर सेशन, या जो हमारा हिस्ट्री ऑफ अमेरिका है, ये हम नॉर्थ पार्ट की बात करेंगे, जिसके अंदर 50 रियासतें मौजूद हैं। ठीक है जी। बात हम साउथ की भी करेंगे, लेकिन वो हम किसी और पर्सपेक्टिव में करेंगे, जब मैं आपको स्लेवरी का टॉपिक कराऊंगी, और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अमेरिका के अंदर इतनी, मतलब अमेरिका बेसिकली, अमेरिका के अंदर जो साउथ अमेरिका है ना, दैट इज निग्लेक्टेड पोर्शन। अमेरिका का वो निग्लेक्टेड पोर्शन है। ठीक है। आज भी अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना, मेक्सिको, बोलिविया, चिली, पीरू, इन कंट्रीज के अंदर जो लोग रहते हैं, ऑल्दो दे आर ऑल्सो अमेरिकन, नो मैटर, लेकिन वो रहते तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे है ना। तो जो साउथर्न पार्ट है दैट इज नॉट एज सच एडवांस्ड एंड डेवलप्ड द वे नॉर्थर्न पार्ट इज। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, जैसे जैसे हम लोग यूएस हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, आई विल बी टेलिंग यू कि साउथ पीछे क्यों रह गया और नॉर्थ आगे क्यों निकल गया। और हम जिस यूएस हिस्ट्री को पढ़ेंगे दैट विल बी नॉर्दर्न पार्ट वाले अमेरिका की, जिसकी 50 रियासतें। ठीक है जी। ऑन द नॉर्थ पार्ट ऑफ, अच्छा अब ये नॉर्थ अमेरिका की अंदर कनाडा नहीं है। अब हम लोग इसकी एलिवेशन की जब बात करेंगे, तो आपके साथ मैंने एक मैप शेयर किया है यहाँ पर, आप पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, प्लीज इसको देखिएगा।
ये जो आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा हुआ इसके अंदर नजर आ रहा है, ये 50 रियासतों वाला अमेरिका है। कल मैंने आप लोगों के साथ एक बात की थी और वो ये थी कि एक पिग की शेप का है या एक काओ की शेप का इसका मैप है। आपको अगर अभी से नजर आ रहा हो तो यू पीपल मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि ये काओ टाइप लग रही होगी आप। ठीक है, तो ये अब हम लोग इसका एलिवेशन डिस्कस करने लगे हैं, तो हम अमेरिका का एलिवेशन डिस्कस कर रहे हैं, हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट का नहीं कर रहे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का एलिवेशन डिस्कस करने लगे हैं। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थर्न पार्ट में है कनाडा, इसके साउदर्न पार्ट में है मेक्सिको, जहां पे एंड होता है इसका गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये जो आपको बिल्कुल नीचे एक जगह नजर आ रही होगी, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको। यहाँ पे लाइन सी लग गई है और यहाँ पर एंड हो गया ये। ठीक है, सो नॉर्थ में आपको क्या नजर आ रहा है अमेरिका के? कनाडा। नीचे क्या है? मेक्सिको। अब इसकी ईस्ट वाली साइड पर आपको क्या नजर आएगा? अटलांटिक ओशन। और आपको इसके वेस्ट की साइड पर क्या नजर आएगा? पैसिफिक ओशन। ओशंस की बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया दैट हाउ मच oceans and waters are important for America. And now you people are aware कि अमेरिका के नॉर्थ में अगर आपको कोई पूछ ले क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कनाडा। अगर आपसे कोई पूछे अमेरिका के साउथ में क्या है, तो आप कहेंगे कि जी मैक्सिको है, लेकिन अमेरिका का जो एंड है वो होता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, सो या दिस इज ऑल अबाउट इट। इफ यू पीपल स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन स्टिल आस्क मी। यहाँ तक मुझे प्लीज बताइए, so that I may further elaborate my perspective. Are you people still clear? Okay. Are you people enjoying the lecture? Is it interesting? Thank you. Okay, let's just move to our next slide. What is that? Okay, so we are supposed to talk about few of the quotations that you people need to inculcate whenever you will be writing about America. Okay, so what you will be doing, you will be memorizing these quotations. You people will be memorizing each and every word. Okay, and believe you me, these quotations will not just help you out when you people will be just solving the paper of US history. These quotations will actually help you out whenever you will be attempting anything that will be related to US history, whether it is your essay और वहां पर कोई भी चीज ऐसी आ जाती है where you will be giving a reference, तो you can use this type of quotations over there. ठीक है, the very first quotation is Henry Steele Commager की quotation and I have extracted this quotation basically from the book of Majumdar. और ये quotation मैंने वहां से ली है और आप लोग इसको याद कर सकते हैं। बेसिकली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग स्लाइड्स फॉर यू पीपल, तो मुझे उस टाइम भी याद थी कोटेशंस। ठीक है, और ये मैंने बिल्कुल जबानी टाइप किया आप लोगों के लिए, स्टिल मुझे याद है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज एट वंस अ वेरी न्यू एंड एन ओल्ड नेशन। यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ ही, मैं सादा लफ्जों में आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ ही एक नई और एक पुरानी नेशन है। इट इज न्यू एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आप दूसरी कंट्री से इसको कंपेयर करें तो ये नई है। कैसे? कैसे नया है? आप इसको ग्रेट ब्रिटेन के साथ कंपेयर करके देखें तो ये नया नहीं है।
फ्रांस के साथ कंपेयर करके देखें तो ये नया नहीं है। आपको नहीं लगता कि इससे पहले काफी कंट्रीज एग्जिस्ट करते थे? So it is new as compared to, I'm just giving you a detailed overview of this quotation ताकि आप जब इसको याद करें तो आपको इसका मतलब पता हो कि क्या बात हो रही है। The United States is at once a very new and an old nation. It is new as compared to other countries. It is new too, as it has always been renewed by new elements. US discovered in 1492, but US was not independent country in 1492. Please check out the date that when US got independence. Then you will get an idea that how it is a new country. Although it was discovered. Discovered तो ये वाला continent, ये जो सब continent है, ये भी बहुत पहले हो गया था। Discover तो ये भी बहुत पहले हो गया था। Independent तो नहीं था ना? Got it? इम्तियाज समझ में आई है बात या स्टिल कंफ्यूजन है कोई? बताओ, so that we may move ahead. यूएसएसपी के हर क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं भाई। आपको क्वेश्चन आ जाए वुड्रो विल्सन के ऊपर तो आप ये वहां पर कोटेशन कैसे पुट करेंगे, मुझे बताएं। नो, यू जस्ट हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि भाई आपका डायमेंशन क्या है। रिपीट प्लीज। रिजवाना, यू हैव द स्लाइड्स। आपको मैंने स्लाइड्स दी हुई है, उसमें कोटेशन लिखा हुआ है बच्चा। तो स्टिल नीड स्लाइड्स। मैं अभी कोटेशन खत्म नहीं हुआ, मैं बताती हूँ आपको। The United States is at once a very new and an old nation. It is new as compared to other countries. It is new too, as it has always been renewed by new elements. On the other hand, it is old too. ठीक है? दूसरी तरफ ये पुरानी भी है, ये कंट्री पुरानी भी है। The oldest of the new nations. अब जो इसके बाद नई बनी है उनसे तो ये पुरानी है ना। बड़ा लॉजिक के साथ हेनरी स्टील कॉमेगर जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। द ओल्डेस्ट ऑफ द न्यू नेशंस, द फर्स्ट वन टू बी मेड आउट ऑफ एन ओल्ड वर्ल्ड कॉलोनी। दुनिया की पुरानी तरीन कॉलोनीज में से जो कॉलोनाइजेशन हुई है ब्रिटिशर्स की, उसमें से ये सबसे पहला है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया था, देन ब्रिटिशर्स ने उसके बाद कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था फर्दर। सो हैव यू गॉट द आइडिया? I just repeat this quotation for you once again so that you people may learn what Henry Steele Commager actually wants to say. The United States is at once a very new and an old nation. It is new as compared to other countries. Oh my God, Arshia, you... The United States is at once a very new and an old nation.